अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? ऐसे जनाब, आज है हफ्ते का दिन और बदलते हुए मौसम में जो हफ्ता होता है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये हफ्ता होता है जिस दिन आप अपने सारे काम प्लान करते हैं और छुट्टी जो है उसको मनाने की कोशिश करते हैं भरपूर तरीके से। अच्छा, यूजुअली हफ्ते की जो रात होती है या हफ्ते की जो इवनिंग होती है, यानी सैटरडे ईव जिसको हम कहते हैं, वो जो है लोगों की बड़ी मसरूफ़ तरीन होती है। चाहे वो ऑफिस से निकल रहे हों या फिर वो अपने घरों से कहीं घूमने फिरने जा रहे हों, तो ट्रैफिक फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली शाम के टाइम में 5-6 बजे के टाइम में ना बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि ट्रैफिक फ़्लो होता है। तो उसमें आपने एहतियात से ड्राइव करनी है, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना है और इसके अलावा आपने 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है, और वो ये कि आप गूगल मैप कर लें, प्लीज़ कर लें गूगल मैप, क्योंकि उससे हो जाती है ज़िंदगी आसान। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है, कहाँ पर नहीं है। आजकल मैं देखती हूँ कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी लोग ट्रैफिक जैम में स्टक होते हैं और वो गूगल मैप यूज़ नहीं करते, जबकि उनको व्हाट्सएप यूज़ करना आता है, इंस्टाग्राम यूज़ करना आता है, लिंक्डइन यूज़ करना आता है, फेसबुक यूज़ करना आता है, दूसरों को स्टॉक करना आता है, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना आता है, लेकिन नहीं आता तो अपना काम आसान करना नहीं आता। जैसे गूगल मैप नहीं करना आता, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फ़ौरन से वो चैट जीपीटी करके फर्स्ट एड के बारे में मालूम नहीं करेंगे, जैसे घर में कोई इशू हो गया है तो वो फिर रेस्क्यू 1122 पे इत्तला नहीं करेंगे, वो देख रहे होते हैं कि कोई और उनकी हेल्प करे। तो हेल्प योर सेल्फ। ट्रैफिक जैम है, गूगल मैप कीजिए। घर में इमरजेंसी है, रेस्क्यू 1122 जो है उनको इन्फॉर्म कीजिए। कोई और हादसा हो गया है फ़ौरन से, तो चैट जीपीटी कर लीजिए और फ़ौरन से पूछ लीजिए। और ये तमाम काम जो हैं वो ख़वातीन कर सकती हैं जो कि घर में अकेली भी होती हैं या जिनको लगता है कि नहीं अब हमारे साथ किसी को होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके साथ टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी मदद आपके लिए भी कर सकती हैं। तो आज वीकेंड है तो मैंने सोचा ये मैसेज आप लोगों को ज़रूर दूं कि हेल्प योर सेल्फ वाला जो फॉर्मूला है ना, वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है लेकिन फिर भी हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई और आके हमारी मदद करे, और उस सारे सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और मौसम की खबर शामिल करते हैं। तो मौसम जो है कराची का कैसा है? कराची का मौसम कैसा है? वैसे कराची का मौसम आजकल अच्छा है, लेकिन सुबह में भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा हब्स है, थोड़ा सा आई फील इट। बट महकमा मौसम याद क्या कह रहा है ये जान लेते हैं। महकमा मौसम याद जो है वो ये हमें बता रहे हैं कि जी दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाएगी। शहर में मशरिक सिम से 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड किया गया है और शहर कायद का फ़िज़ाई मयार मुज़रे सेहत करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और गोल्ड की जो प्राइस है वो शेयर करते हैं। और गोल्ड की जो प्राइस है भाई, क्या बात है, स्टिल स्टैटिक गोल्ड जो है वो सस्ता हो रहा है। तो इसकी जो ओवरऑल सूरत हाल है ना, वो ये है कि अब जिन्होंने ख़रीदना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की कीमतें जो है वो 2-3 दिन से हम आपको बता रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें जो हैं वो सस्ती हो रही हैं और प्राइस जो है वो इतने ज़्यादा हाई नहीं हो रहे हैं। तो आलमी मार्केट में सोना $20 सस्ता होकर $4,095 फ़ी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना जो है वो $2,000 सस्ता हो गया और 1 तोला सोना कम होकर $4,31,862 पर आ गया है। और 10 ग्राम सोना जो है वो $1,714 सस्ता होकर $3,70,252 का हो गया है। 1 तोला चांदी $43 कमी के बाद $5,067 पर आ गई है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उस शोबे में क्या कुछ हो रहा है और वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है। आज हम जिना हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम लेप्रोस्कोपी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 11 साल बाद CR मशीन जो है वो फ़ाल हुई और उस पर उसका जो पहला कामयाब ऑपरेशन है वो किया गया है। यानी ये फर्स्ट कामयाब ऑपरेशन या सर्जरी आप कह सकते हैं जो कि यहाँ पर की गई है जब CR मशीन जो है वो एक्टिव हो गई हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। इट्स ऑलमोस्ट 11 ईयर्स। अच्छा जी, उसके बाद अभी इसमें क्या है कि जो मशीन है उसके ज़रिए 40 साला मरीज़ नवाज़ की जो लेग थी, जो टांग थी, उसमें जो शीशे फंसे हुए थे उसके टुकड़े को निकाला गया और कामयाब ऑपरेशन किया गया। अस्पताल में करोड़ों रुपए मालियत की जो दर्जनों मशीनें इस वक्त मौजूद हैं वो तकरीबन साल से जो हैं वो नाकारा हैं। उन्हें अपनी मदद आपके तहत दोबारा फ़ाल बनाया गया है और इसमें जो डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, उसके लिए हैट्स ऑफ। अच्छा, पित्ते, पत्थरी, लेप्रोस्कोपी और अमराज़ निस्वा में इस्तेमाल होने वाले आलात भी मुरम्मत के बाद जो है वो फ़ाल कर दिए गए हैं। वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनको भी एक्टिव किया गया है, साफ़ किया गया है, स्टराइल किया गया है ताकि
लोगों को ये सहूलत मैसर आ सके। और अब सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद अस्पताल में सेहत की तमाम बुनियादी और जदीद सहूलतें जो हैं वो दस्तयाब हैं और ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक जारी हैं। तो ये जो सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद हॉस्पिटल है, यहाँ पर अब जो मामूल की सर्जरीज़ हैं वो हो रही हैं, जिसमें जिगर और पैनक्रिया और आपका जो ये लेप्रोस्कोपी का जो डिपार्टमेंट है ये एक्टिव है। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। बट उससे पहले फिर भी अब डेफिनेटली ये क्योंकि शोबा मुतारिक हुआ है, सर्जरी दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो रश बहुत होगा। तो आपने ज़रूर पहली फुर्सत में जाना है और जिन जिन को प्रॉब्लम है, जिन जिन को ऑपरेट करवाना है, तो वो अपनी अपनी डेट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर बुक करा लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और मेरे पास आ गई है ख़बर क्रिकेट की। और क्रिकेट के मैदान से ना जब कोई ख़बर आती है तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हम क्रिकेट लविंग नेशन है। तो अगर अच्छी खबर हो, पाकिस्तान से रिलेटेड हो, तो पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये खबर जी टेस्ट मैच के हवाले से, शान मसूद के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगी इंडियन क्रिकेट टीम का। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये जो अब घर के शेर हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया में ढेर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की जो ए टीम है ऑलमोस्ट, जिसमें सारे बड़े क्रिकेटर्स खेल भी नहीं रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि वहाँ पर कोहली ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सिफर बनाया है। रोहित शर्मा पहले मैच में भी नहीं चले, दूसरे मैच में कुछ बेहतर कारकर्दगी थी उनकी। तो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ही इज़ अ चेज मास्टर, ही इज़ किंग कोहली, तो वो अगर यूएई में होते तो वो शायद धुआंधार बैटिंग करते। वो अगर अपनी इंडिया की पिच पे होते कहीं तो वो धुआंधार बैटिंग करते। लेकिन पर्थ में वो नहीं चले, एडिलेड में वो नहीं चले, 0-0 पे वो चले गए। और अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इतने टाइम बाद वो कम बैक कर रहे थे। लोग परेशान थे कि जी यूके से वो वापस आ रहे हैं और उसके बाद वो यूके में बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कोहली के करियर के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो अनुष्का शर्मा है, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बना दिया। इनफैक्ट अगर आप उनके जो अकाउंट है, जो ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर भी अगर आप देखें ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने अ फादर और अ हस्बैंड, इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। वो लिखनी चाहिए, उनका पर्सनल ट्विटर हैंडल है, बट वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंपोज कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और ये सारे सिनेरियो के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी फैमिली वैल्यूज़ को देखते हुए उनको फॉलो कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। इंडिया में तो जाहिर सी बात है ये एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये एक नॉर्मल बात है कि लोग अपनी फैमिली को वैल्यू देते हैं, लोग अपनी फैमिली लाइफ जीते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे क्रिकेटर्स जब अज़ान होती है तो नमाज के लिए चले जाते हैं, ग्राउंड में भी नमाज अदा करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों के साथ मिंगल आउट नहीं करते। अगर फैंस हैं तो उनसे भी डिस्टेंस रखते हैं, स्पेशली रिजवान। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इंडिया के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी कोहली जो है वो सदियों में पैदा होता है और अगर वो इस तरीके से यूके में जाके बस जाएंगे। और गौतम गंभीर ने भी इस हवाले से उनके ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि सिर्फ खेलने के लिए आऊँ और 11:55 पर टिकट कराऊँ और फ्लाइट कराऊँ और उड़ जाऊँ। खैर, कमिंग बैक टू द न्यूज़, इट्स अबाउट शान मसूद। और क्या हो रहा है जी, टेस्ट कप्तान शान मसूद जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स जो हैं उसके मुशीर जो हैं वो मुकर्रर हो गए हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कप्तान शान मसूद को मुशीर बराए इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर कर दिया है। अच्छा, ये ऐलान जो है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद में दिए गए इशाई के दौरान किया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। शान मसूद अब बैन अक़वामी क्रिकेट और खिलाड़ियों के मामलात की निगरानी भी करेंगे और मेरी तरफ से भी शान मसूद को बहुत सारी बेस्ट विशेज़। शान मसूद न सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, एक बहुत ज़बरदस्त इंसान भी हैं और आप जब भी शान मसूद से बात करें आपको पता चलेगा कि वो कितने अदब के साथ और कितनी तमीज़ के साथ और कितने प्यार के साथ बात करते हैं। और जब भी उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, गेम में कोई इशू होता है या क्रिकेट से रिलेटेड आप देखते हैं कि वो मैदान में बड़े प्रेशर में नज़र आ रहे होते हैं, तो बड़ा तहम्मुल के साथ हम देखते हैं कि वो ग्राउंड में जो है वो अपनी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और उनका जो एक स्टाइल है ना, कूल काम एंड स्टे क्वाइट, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो फिर जो मेहनत करते हैं वो ग्राउंड में भी नज़र आती है। तो शान, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि गवादर के साहिल पे क्या हुआ है। गवादर के साहिल पे कश्तियाँ नहीं आई हैं, गवादर के साहिल पर यह हुआ है कि गवादर के साहिल के करीब जो है वो वेल्स देखी गई हैं। अच्छा, ये जो गवादर का साहिल है, देमीज़ोर के करीब जो है वो 4 वेल्स देखी गई हैं।
मुकामी माहीगीरों ने ये मंजर देखा तो उन्होंने सोचा फ़ौरन से इसको कलम बंद कर लिया जाए और फ़ौरन से ये वीडियो बनाई जाए, तो बस उन्होंने ऐसे ही किया और फिर फौरी तौर पर उन्होंने ये वीडियो जो है वो सेंड कर दी WWF को। और फिर WWF पाकिस्तान ने जो है अपनी सिटीज़न साइंस रिपोर्ट के तहत जो है वो इतला दी लोगों को कि भाई ये वेल्स जो हैं वो देखी गई हैं। फिर बाद में ये जो वेल्स हैं इनको शनाख्त कर लिया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया। अच्छा, WWF के मुताबिक ये वेल्स पाकिस्तान में पाई जाने वाली 3 बिलियन वेल्स इकसाम में से एक है, जबकि दीगर 2 नीली वेल और अरबी हम बैक वेल हैं। अच्छा जी, ये जो वेल्स हैं ये बुनियादी तौर पर सार्दीन और एंचवी और मैकरल जैसी मछलियों पर गुजारा करती हैं और ये क्या करती हैं, ग्रुप की सूरत में जो है वो साहिली पानियों की तरफ नज़र आती हैं। तो भाई ये जो था नज़ारा कलम बंद किया गया और सिटीज़न साइंस पोर्टल पे डाल दिया गया और फिर WWF ने जो है वो सबको इतला दे दी। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में जो ओवरऑल जो मामलात होते हैं और जब हम इसको सलामती कौंसिल की तरफ देखते हैं तो सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब। अब ये जवाब क्या है? भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने अब दो टोक जवाब दे दिया है, कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि दिस इज़ इट, दिस इज़ इनफ। अच्छा जी, अब क्या है ये कि पाकिस्तानी मिशन के कौंसिल कैसर साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का जो कब्ज़ा है वो गैर कानूनी है। भारत ने मसले कश्मीर सलामती कौंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया है और एक डिटेल जो है जवाब उनकी जानिब से दिया गया है। और हमेशा से ही जिस तरह से जवाब दिया जाता है पाकिस्तान की जानिब से भारत को दो टोक, तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं हम माहिरा ख़ान का कि माहिरा ख़ान जो हैं वो आजकल क्या कर रही हैं और उनकी क्या मसरूफियात हैं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि माहिरा ख़ान क्या कर रही हैं। अच्छा जी, ये माहिरा ख़ान की जो है मूवी आई है, माहिरा ख़ान और फवाद ख़ान की फ़िल्म है नीलोफ़र, जिसका ये सॉन्ग टीज़र है जो कि रिलीज़ कर दिया गया है और ऑलमोस्ट अब से कुछ देर बाद हम आपको इसकी तफसील भी बताएंगे शो में। तो हमारा शो जो है वो देखते रहिए ताकि आपको इसकी सारी तफसील जो है वो मिल सके। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टॉप स्टोरीज़ के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सीरियस 10। वेलकम बैक न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और आज टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए हमें आज़ाद भाई ने और महराज भाई ने ज्वाइन किया है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वीकेंड्स के क्या प्लान है? सबसे पहले तो ये बताएं। वीकेंड्स के प्लान थोड़ा सा, एक तो शादियों का सीज़न शुरू हुआ है ना, ठीक, हाँ। तो आज वीकेंड भी है और एक कज़न है मेरे, उनके बेटे की शादी भी है। अच्छा, तो आज तो बस ऑफिस से फ्री होकर जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे घर में, उसके बाद फिर शादी में रवाना हो जाएंगे। महराज भाई के घर में जाए वो चल रही शादियाँ। आज़ाद भाई आप बताएं, आपका क्या प्लान है आज का? मेरा आज का प्लान पहले से तैयारी शुरू है। मेरा एक दोस्त है, हाँ। कृष्ण शर्मा, अच्छा। उसके बेटे की शादी है, वो है पीर के रोज़। अच्छा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरे इतवार को वीकली ऑफ है, हाँ। तो पीर को मैं छुट्टी कैसे लूँ? हाँ। तो सिक लीव के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ किस तरह करूँ ताकि उसकी शादी में सिक लीव क्यों लेंगे आप? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसकी कैजुअल लीव लेंगे आप? कैजुअल लीव, सॉरी। अच्छा, कहने का मकसद उसकी शादी में जरूर शिरकत करने की, मेरा भाई जैसा दोस्त है। हाँ। तो उसकी खुशी है, अपने भाइयों जैसे भाई शादी में शिरकत करना तो जरूरी होता है। हाँ। तो इसलिए अगर मिराज भाई के बेटे की शादी होती मैं पहले सोचता, प्लान बनाता। हाँ। तो इसलिए सोचता ये हूँ कि उसकी शादी में शिरकत करूँ, क्या लेके जाऊँ, किस तरह जाऊँ, कैसे पहुँचूँ। अच्छा, है कहाँ शादी? ये शादी कहाँ है? थर पार्क मिठी में। गुड, फिर तो मजा आ और वहाँ जाएगा। का मौसम भी अपना तो ये मौसम और फिर थरपारकर का सफर तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, और है यहाँ ना? की सड़कें बहुत अच्छी है। अच्छा, हम यहाँ से निकलेंगे अपना ये अच्छी वाली अच्छी है या जैसे वाकई कराची अच्छी खत्म वाली होगा अच्छी ना, कह रहे हैं? अच्छा पता है आपको ये बात, कराची के खत्म होती है अब सड़कें अच्छी हो गई हैं, पता है आपको? बहस ही है ना, अच्छा, ऐसे कराची ही है? जहाँ खत्म होता है उसके बाद सड़कें अच्छी हो गई हैं, लोग तारीफें करते हैं। अच्छा भाई, ये तो मेरे लिए तो ये एक नई बताएं ना खबर है। बॉस। बताएं जरा, बिल्कुल, थोड़ा सा अब बताएं। यहाँ से- कराची खत्म होता है यहाँ सड़कें से- शुरू हो जाती हैं अच्छी। हम यहाँ से गुलशन हदीद यानी अपना गगर फाटक तक हाँ, उधर गगर जाएंगे। फाटक। बस वो एंड तो है हमें ना। ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। हाँ। लेकिन उसके बाद हम जैसे रवाना होंगे, हाँ। तो खासतौर पर हमारा जैसे थर का जो कोयला निकला, उसके बाद में यहाँ की सड़कें जबरदस्त किस्म की है, क्योंकि निजी कंपनी ने जो है हाँ। उनके स्टेक होल्डर, उन्होंने शेयर उनका शामिल किया, उसके बाद सड़कें बनी। यहाँ से लेकर आप नंगर पार्क तक जाएंगे, यानी बॉर्डर तक, इंडिया के बॉर्डर तक हमारी सड़कें ऐसी है
आप तस्वर नहीं कर सकते। लेकिन ये तमाम तो जो इलाके सियाहती मराकज़ है, हाँ। तफरी के मुकामात भी, यहाँ से कलरी झील भी जिसको किंजर कहा जाता है वो भी ठट्टा में है। उसके बाद आप जाएंगे बदीन है, बदीन में कई ऐसी झीलें हैं। और उसके बाद आप जाएंगे, क्योंकि अभी ये मौसम जो साइबेरिया के परिंदे यहाँ आते हैं उनका शिकार होता है। ये मौसम जैसे सर्दी शुरू होती है तो हमारे जो सियाहती मराकज़ है उन पर लोगों का आमद जामद का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अभी नगर पार कर जाएंगे, कारूंजर पहाड़ जाएंगे, इस के साथ साथ मिट्टी जो है गड्डी भिट जाएंगे। इस तमाम तरह सियाहती मराकज़ है। मैं तो कहता हूँ मेरा भाई, हम कराची के शहरी जो हम जो भी हैं यहाँ से निकले, ये तफरी के मुकाम देखें, हम यहाँ पर उलझन में फंसे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये ट्रैफिक जाम है, यहाँ हादसा हो गया, ये डंपर का हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 24 घंटे इससे बाहर निकलते नहीं। हम शहर से बाहर निकल के बाहर जाकर मतलब जैसे ही हम शहर से बाहर निकलेंगे मेराज भाई, तो मैं ये आइडिया होगा कि सड़कें जो है अब ठीक होना शुरू हो गई, कराची खत्म, कराची हाँ सुकून भी मिलेगा आपको। अच्छा सुकून भी मिलेगा, सही, पोल्यूशन वगैरह भी कुछ कम होगी ना। हाँ सही, न डकैती न चोरी न स्ट्रीट क्राइम कुछ भी नहीं है। अच्छा आप रात को घूमते, ये तो एक आप रात को 2 बजे 3 बजे मोबाइल फोन लेकर घूमते रही वहाँ। अच्छा वहाँ लाइट भी नहीं है, अंधेरा है ना। हाँ। रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे जिस टाइम दिल चाहे मोबाइल फोन लेकर घूमते रहे, कोई आप पूछेगा नहीं अब डकैत स्ट्रीट क्राइम मोबाइल निकालो या सोना निकालो या जेवरात निकालो। किसी किस्म की कोई चौकीदारी नहीं है, किसी किस्म की पुलिस नहीं है। अजय सिंध की बात हो रही है ना, ये सिंध की बात हो रही है। कराची सिंध का हिस्सा है, लेकिन बात ये है कि देहात के इलाके में करम, अच्छा वहाँ पर सही अमन अमन है। यानी मेगा सिटी के अंदर जो है ये सारे मसले, लेकिन जैसे आप कराची से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आपको पता लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन। पता क्या है, ओनरशिप है। अगर मेराज भाई घर में नहीं है, मेराज भाई घर की हिफाजत करना पड़ोसी की जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरे घर में मैं नहीं हूँ, मेरे घर की जिम्मेदारी हिफाजत करना, यहाँ पड़ोसियों की जिम्मेदारी बस इतनी है कि नजर रखें कि कौन कब आया कब गया और महल्ले में क्या खरीद रहा है और क्या पहन रहा है, और उसके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और उसके घर की चाबी मिल जाए तो कितनी आसानी हो जाए। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, घर में सोना पड़ रहा है, कुछ नहीं करेगा। वही ना, या कराची के पड़ोसी जो है वो डिफरेंट तरीके के, कराची के पड़ोसी जो है वो दूसरी तरह नजर रखते हैं। वो नजर वाली नजर नहीं रखते कि भाई किसी का भला हो जाए, नहीं, वो कहते हैं नहीं ऐसी नजर रखो किसी का जो है ना वो बुरा हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, बिल्कुल ऐसी नजर रखते हैं। जब भी तो इतने आप देखें ना गली मोहल्लों में इस तरह के हादसे होते हैं कि बराबर वाले घर में कुछ भी हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई किसी को मार दे, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, पड़ोसियों को पता नहीं होता। हाँ, बराबर वाले घर में अगर डेवलपमेंट हो रही हो, घर अच्छा सज रहा हो, घर में 4 चीज़ें आ रही हो तो उनको पता होता है, पूरे मोहल्ले को भी पता होता है देखिए आज सोफ़ा आया है। लेकिन अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो ना तो वो ज़बानें चुप हो जाती हैं, वो बताने वाली नहीं होती कि भाई क्यों, किसी का अगर हमने किसी को बता दिया तो भला हो जाएगा, किसी का नुकसान होते हुए रुक जाएगा। तो ये जो जेस्चर है ना ये नहीं होना चाहिए। और ये जो आज अभी आज़ाद भाई ने जो बात बताई ना कि जब आप कराची से सड़क से निकलते अगर घग्गर फाटक की तरफ, यही है ना घग्गर फाटक की तरफ जाते हैं तो जो है वो सड़कें ठीक हो गई हैं, न चोरी है, न डकैती है, न कोई टेंशन है, स्मूथ सड़कें हैं, मतलब आप आराम से गाड़ी चलाएं। तो सोचे जी कराची के लिए डेवलपमेंट करनी चाहिए, मेयर कराची मुतारिक तो हैं, लेकिन जो है वो साथ साथ मज़ीद ज़रा ये कंपैरिजन भी कर लिया करें कि ख़त्म होने वाली जो सड़क है और आगे से जो आ रही है सड़क उसमें कितना डिफरेंस है। अच्छा जी, एक और ख़बर मैं शेयर करती हूँ, ये तो हम बात करते थे ओवरऑल की जी सड़कें एंड ऑल दैट। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि ये जो खबर है ये हैरान कुन खबर है। ये जो मुलाजिम है इनकी जो तनख्वाह है वो है 45,000 के करीब। अच्छा जी, अब ये जो 45,000 इनकी तनख्वाह है, इनकी जब तफसीलात ली गई जिस घर में काम करते थे तो ये जो है करोड़पति जो है वो निकला ये बंदा। अब इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि कराची में डिफेंस फेज़ 8 के जो बुज़ुर्ग जोड़े के घरेलू मुलाजिम वाजिद को गिरफ़्तार किया गया है, जो 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम करते हुए करोड़पति बन गया। भाई ये कौन सा ट्रिक है, ज़रा अभी आगे खबर पढ़ूंगी तो मैं आपको पता चलेगा ना कि कौन सी ट्रिक होगी। ये हम सबको भी पता चल जाएगी कोई ट्रिक हो, अगर ठीक है ट्रिक तो। वाजिद ने अहले खाना का एतमाद हासिल करके घर से सोना, नकदी और गैर मुल्की करेंसी चोरी की और इस्लामाबाद, हरीपुर और कराची में जायदादें खरीदी। नहीं भाई हम ये काम नहीं कर सकते, सॉरी ये काम यही कर सकते, इन्हीं को मुबारक हो जी। अच्छा, इस दौरान मुलजिम के दोस्त और रिश्तेदार भी घर आते रहे और उसने 3 करोड़ 45 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने का इंकशाफ किया। साहिल पुलिस मुलजिम से बैंक अकाउंट्स और दीगर जो मालूमात है, मामलात है, उसकी तफ्तीश कर रही है और मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात जो हैं वो मुतवक्के हैं। मतलब आप देखें एक तो 45,000 रुपये तनख्वाह और मुलाजिम, और ऊपर से ये निकले करोड़पति, और वो भी खुर्द बुर्द से। ऐसे पैसे कमाने का क्या फ़ायदा है, कमाना है तो बंदा हलाल ही कमा ले मेरे ख्याल में,
वो जो 45,000 इनको मिलते थे वो काफ़ी थे इनके लिए, अगर ये उसको ऑनेस्टी से लेके चलते, ईमानदारी से लेके चलते। देखिए बात यह है कि इसी तरह का एक केस अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले सामने आया था। एक मासी थी घर की, और जब उनका कोई भांडा फूटा था बाहर, तो उनके घर जिस घर में काम करती थी वहाँ इतला दी गई थी कि भाई इनको आप चेक तो करें कि इनकी जायदाद कितनी है, इनकी गाड़ियाँ कितनी हैं, क्या मामला था इनके। तो पता चला था कि वो भी करोड़पति बन चुकी थी। जायदादें उनकी कराची में भी थी और पंजाब में भी थी। उसके अलावा उनके पास गाड़ियाँ उनके नाम पे 2 से 3 रजिस्टर्ड निकली थी। तो मतलब ये दूसरा वाकया बिल्कुल पेश आया है। गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई की है साहिल पुलिस ने, दरख्शा का इलाका है, मतलब डिफेंस का। वहाँ पर ये जो मुलजिम वाजिद है ये काम करता था घर में, और काफ़ी बरसों से मुलाजिम था उनका। अच्छा होता ये है कि देखिए हमारे यहाँ और आपके यहाँ ऐसा होता है कि हमारा जो मुलाजिम होता है, हमारे घर में जो मासी या मेड काम करने वाली होती है, खानसामा होता है, हाँ। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ना उससे क्लोज हो जाते हैं। अच्छा हमारे दिल में हमदर्दी होती है ना कि चलो यार ये उसकी हम गाय बगाए हेल्प भी करते रहते हैं। अच्छा हमें ये नहीं पता ना कि उसकी नीयत क्या है, हमें उसकी नीयत का अंदाज़ा नहीं है। तो ये वही सूरत हाल हुई। वो ऐसा ऐसा जब भी उसको मौका मिला, क्योंकि देखिए वो फैमिली जो है उसके बुजुर्ग जोड़ा है वहाँ पर, उनके जो बच्चे हैं वो सब बाहर ममालिक में बाहर है, वो यहाँ काम पढ़ाई के लिए भी अपने कामों में बिजी है, तो वो वहाँ से जाहिर सी बात है एक भारी अमाउंट भी बात हुई ना कि सारा प्रॉब्लम ये होता है कि अब वो 2 बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ अब आप जिसको भी छोड़ेंगे डेफिनेटली जो भी मेड हो या कोई मुलाजिम हो, तो आप बहुत ही कोई आपका ट्रस्ट वर्दी हो तो आप छोड़ें, वरना तो यही होगा ना कि उन बेचारों की इतनी चीज़ें भी जो है वो गायब होती रहेंगी। क्योंकि उस एज में वो कैसे ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी चीज़ घर में मौजूद है और कौन सी चीज़ घर में मौजूद नहीं है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन जो हैं वो इस तरह से बुज़ुर्ग हैं और वो मुल्क से बाहर रहते हैं या किसी वजूहात की बिना पर उनके साथ नहीं रह पाते, तो उनको चाहिए कि अगर उन्होंने उनको मुलाजिम रख के दिया है या जो भी कोई उनके साथ उनकी टेक केयर के लिए है, उसके साथ अपने घर का ज़रूर कोई ना कोई रखें, या कोई ना कोई बहन भाइयों में से या कोई आपका अपना सगा जो है वो आपके पेरेंट्स के साथ ज़रूर मौजूद हो। क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता ना, मुलाजिम तो मुलाजिम है ऑब्वियसली। आप अगर मेड भी रखेंगे तो वो भी जो है वो कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी कर सकती है। तो बेहतर यही है कि अपने वालिदैन को एक तो पहले तन्हा ना छोड़ें, पूरी कोशिश करें कि उनको तन्हा ना छोड़ें, लेकिन अगर कोई बहुत ही मजबूरी है तो फिर किसी ऐसी जगह पर उनको रखें जहाँ पर कोई ना कोई आपका अपना कोई भाई, कोई बहन, आपकी अपनी सगी कोई बहन भाई हो या अपना कोई ऐसा रिलेटिव हो जो उस मेड के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके, जो उस मुलाजिम के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके। मेराज भाई, आज़ाद भाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को जो है वो इस तरह से मुलाजमों के ऊपर छोड़ देते हैं, वो बाहर हैं या शहर से बाहर हैं या वो काम कर रहे हैं और उन्होंने कैमरेज लगा दिए होते हैं कि जी ठीक है हम कैमरे में देखते रहते हैं और मुलाजिम जो है वो टेक केयर करते रहते हैं और सारा कुछ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह यह कि मुलाजिम को तो पता है ना कि कैमरा कहाँ है, मुलाजिम को तो घर की हर चीज़ पता है। ज़ाहिर है वो तो जब वो पूरे घर का एक तरह का मालिक ही होता है ना, तो उसमें ये होता है कि अब पता नहीं वो आपके पेरेंट्स को हाइजीनिक खाना दे रहा है नहीं दे रहा, अब वो पता नहीं आपके पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, अब वो पता नहीं आपके पेरेंट्स से किस तरह से बात कर रहा है। ठीक है आप एक वर्बल कैमरे में देख रहे हैं ना, आप एक सुपरफिशियली कैमरा लगा दिया, बट आप ग्राउंड रियलिटी को एज्यूम नहीं कर रहे या देख नहीं रहे, या अगर आप सुन भी रहे हैं उस कैमरे के थ्रू तो भी शायद आप वो रियलिटी आइडियलाइज नहीं कर सकते, हर वक्त तो आप नहीं बैठे होंगे। तो ये ज़रूर करना चाहिए कि जिन घरों में भी बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, जिन घरों में भी इस तरह के इश्यूज़ हैं कि वहाँ पर उनको अकेला छोड़ना है, तो उससे पहले 10 दफ़ा सोच लें, किसी अपने के साथ उनको छोड़ें। इससे पहले भी आज़ाद भाई हमने देखा था कि एक एक्ट्रेस थी, उनके हवाले से भी खबर आई थी कि उनके बच्चे, एक बेटा उनका डिफेंस में रहता था और एक बाहर थे और उनकी वालदा घर में अकेली थी, और कई टाइम बाद जो है वो पता चला था कि उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट से मिली थी और उनकी डेथ हो गई थी और किसी को पता भी नहीं चला था। फिर हुमैरा वाला केस हम देख सकते हैं। हमारा मुआशरा बेहस मुआशरा हो चुका है। हाँ। इस बेहस मुआशरे में हम जो है उस चीज़ के ओनरशिप को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ उस स्कूल की मिसाल लें, उस स्कूल से शुरुआत करें, क्योंकि दायरा मतलब सारा समाजी तौर पर मुआशरे पर होता है, वालिदैन पर, उनकी नसीहत पर, उनकी हिदायत पर होता है। एक वालदा जो है अपने बेटे को खिलाना पिलाना सिखाती है, खाना किस तरह खाना चाहिए, और रोटी के कितने टुकड़े करने चाहिए, सालन कितना खाना चाहिए, एहतियात किस तरह करना चाहिए, सफाई किस तरह ख्याल करना चाहिए, दाखन काटना चाहिए। इस तरह औलाद जो है जिस तरह वालिदैन नसीहत करते हैं उस नसीहत पर अमल पैरा होना तमाम ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इस खानदान के साथ जो कुछ हुआ, उनके औलाद ने उन पर नज़रसानी नहीं की।
चलो मुल्क से बाहर भी है, उसके बावजूद उनकी देखभाल करना, राब्ते में रहना, उनके पास आना जाना औलाद की जिम्मेदारी बनती है। जब औलाद अपने वालिदैन की जो नसीहत या हिदायत है उस पर अमल नहीं करेगा, चलो करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, पैसे हर चीज़ पैसा नहीं है भाई। वालिदैन तो आपसे यही कहेंगे ना कि नहीं, आप अपना काम करें, आप अपने करियर पे फोकस करें, आप अपनी ज़िंदगी देखें, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो कैसे मैनेज कर लेंगे? एक है ना, अगर आपके बूढ़े वालिद या आपके बुजुर्ग वालिद या आपकी वालदा आपसे ये कहते हैं हम ये मैनेज कर लेंगे, वो तो कह रहे हैं ना क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप खुद नहीं समझ रहे कि वो कैसे मैनेज करेंगे। उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। शायद उनके लिए तो ये भी बड़ा मुश्किल हो जाए कि वो घर के 4 काम बता सकें कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है या ये बताना कि ऐसे कर लें या वैसे कर लें, उसके लिए भी तो उतनी एनर्जी, उसके लिए भी तो उतना दिमाग, उतना टाइम चाहिए ना। जो बुजुर्ग हैं या इस तरह के लोग हैं तो वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, और वो नौकरों को भी कैसे मैनेज करेंगे? वो ये कैसे मैनेज करेंगे कि उसने लॉक लगा दिया या नहीं लगा दिया है, या उसके साथ कोई और तो अंदर नहीं आ गया है। तो ये सारी चीज़ें फिर बच्चों को ही देखनी होती हैं, और पेरेंट्स को इस तरह तनहा ना छोड़ा करें। जी वो कहते हैं गैर अखर गैर होते हैं, लेकिन गैरों से भरोसा करना बेवकूफ़ी है। हाँ। तो औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, वालिदैन की नज़रसानी करें। हाँ। एक उम्र की हद होती है। मैं जब 18 साल का था तो मेरी स्टेमिना जो और थी। हाँ, डिफरेंट हो जाता है। हर चीज़ उम्र की हद होती है। वालिदैन बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन वालिदैन कभी नहीं चाहेंगे मैं अपने औलाद को मैं परेशान करूं या उसको परेशानी की उलझन में फंसा दूं। मेरा औलाद खुश है, हर कोई यही चाहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ख़ासतौर पर हमारे जो पोश इलाके में जो वालिदैन हैं रहते हैं, उनकी जो औलाद है उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके वालिदैन ख्याल करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किस्सा सुना था, उसने महकमा दाखिला में एक बुजुर्ग आया, उसने शिकायत की कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरे फ्लैट पर क्लिफ्टन में कब्जा हो चुका है। क्योंकि क्लिफ्टन के इलाके में कई ऐसे फ्लैट्स हैं जो मालिक मकान यहाँ से चले गए, बाहर मुल्क रहे हैं, लेकिन लोगों ने वो ताले तोड़ के वहाँ कब्जे कर दिए। उसका मैंने उसकी रोहिदात सुनी, किस्सा सुना, मैं खुद हैरान हो गया कि भाई ये दौलत किस काम की? जो मालिक मकान, जिसने मालिक खरीदा या मकान बनाया, उसके मकान पर कब्जा हो चुका है, वो अमेरिका में बैठा हुआ, लेकिन अमेरिका से वापस जैसे आता उस घर पर कब्जा है। हालत ये, फिर इदारे कहते हैं आप कोर्ट चले जाएं, फिर घूमते रहो फिरते रहो। यहाँ माफियाज हैं, माफियाज, चोर चक्कर घूम रहे। बात तमाम तरह सूरत में बिल्कुल बात वही ना, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो जिस रिश्ते में हैं, अगर आप बेटे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, बेटी हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, आप हस्बैंड हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। तो हर इंडिविजुअल को अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। जब भी कोई रिलेशनशिप, जब भी कोई जो है ना वर्कशिप, या फिर जब भी आपकी ज़िंदगी के मामला आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। एक और आम खबर आपके साथ में शेयर करते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेन बंद। अच्छा, ये जो ट्रेड है ये बंद कर दी गई है। पाकिस्तानियों की जानें तिजारत से ज़्यादा कीमती हैं, दफ्तर खारजा का ये मौक़िफ़ है, और ये बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया है दफ्तर खारजा ने इस इशू पे। दफ्तर खारजा कहती है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि जानें हमारे लोगों की जो है वो ज़्यादा कीमती हैं, ट्रेड इतनी कीमती नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड सिक्योरिटी सूरत हाल के जायज़े तक बंद रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की जानें किसी भी तिजारती सामान से ज़्यादा कीमती हैं। उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जो तिजारती मामलात हैं उस पर भी हमले हो रहे हैं, जिनमें मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए, और अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और यही हमारा स्टांस है। बार बार पाकिस्तान इस पर फोकस कर रहा है, तवज्जो दिला रहा है कि प्लीज़ आप अपनी जो मुल्क के अंदर जो सरजमीन है उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। असल प्रॉब्लम यही है। कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप मिराज भाई? देखिए, बिल्कुल ये ट्रेड जो बंद होने वाला मामला है ना, अफगान ट्रेड जो है, अच्छा इसके साथ बहुत सारे मसाइल भी जुड़े हुए हैं हमारे। जैसा कि अभी हमने बीच में देखा कि वहाँ से टमाटर भी आता था, अच्छा वहाँ से ड्राई फ्रूट भी आता था। अच्छा, ये सब वहाँ से कोई आज की बात नहीं है, बरसों से आ ही रहा है। अच्छा, एक तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो आए हैं इसमें, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर मुल्क की सलामती के हवाले से देखते हैं तो ये बात बिल्कुल अच्छी है। जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनके लिए कई दफ़ा ऑपरेशन किए जा चुके हैं हमारी पाक अफवाज की जानिब से, और कामयाब ऑपरेशन हुए, कई दहशतगर्द जो है वो जान हासिल भी हुए हैं उस मामले में, तो उस हवाले से बिल्कुल सही है कि भाई हम इंसानी जानें और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी जानें ज़्यादा कीमती हैं बजाय उस कारोबार के। तो खैर अच्छा फ़ैसला है ये,
लेकिन इससे बहुत सारे मसाइल हमें तो खैर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये जो कोयटा ख़ास तौर पे चमन बॉर्डर वगैरह हो गया, अफगान बॉर्डर हो गया, जो कि बड़ा मशहूर है, तो अच्छा हमने तो ये देखा कि यहाँ से जो ट्रेड होती थी वो जो कानूनी होती है वो तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है इस कानूनी से हटके वो इलीगल है। इलीगल से मीन्स कि वहाँ पे स्मगलिंग वाला इशू है और आज का नहीं है, हाँ। बरसों का एक सेटअप है वहाँ पर, है, कि मतलब लोग आज़ादी के साथ जो है वो दिन दिन में जो है वो अफगानिस्तान चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं। अच्छा, जब नरमी होती है तो कोई रोक टोक नहीं होती है। हाँ। आज भी अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो आपको 2 में से 3 मशवरे आदमी ये देगा कि भाई इसको आप कोयटा ले जाएं, वहाँ से नई गाड़ी ऊपर इसके रखवाएं, उसका खाली चेसेस भी आप ले गए ना, हाँ। तो आपका काम हो जाएगा। तो वो बात ये कि एक तो स्मगलिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है, हाँ। उसको भी रोकने की ज़रूरत है साथ में, ठीक है। और अगर हमारी बाकी जो है जानों को ख़तरा है, हमारे हमवतनों को, हमारे पाकिस्तानियों को जो कि सफ़र कर रहे हैं या कारोबार कर रहे थे अफगान ट्रेड का, तो उनको भी, अगर जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रोक दिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये ज़्यादा अरसे तक मतलब ये तात्तुल नहीं रहेगा, और जैसे ही हालात बेहतर होंगे वहाँ पर, और जो दहशतगर्द नेटवर्क वहाँ पर काम कर रहे हैं अफगान तालिबान की जिनको कहा जा रहा है, हाँ। तो जब तक उनके जो नेटवर्क है उनको तबाह नहीं कर दिया जाता, जब तक ये मामला रहेगा, जैसे ही वहाँ पे हालात बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ये ट्रेड जो है वो खोल दी जाएगी। उसके बाद जो ट्रेड है ये फिर खोल दी जाएगी। आज़ाद सब बिल्कुल अफगानियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो हुकूमत के फैसले इकदाम हैं, वो काफ़ी तक बेहतर भी है, क्योंकि हम मेज़बान बने, वो मेहमान थे। यहाँ पर आकर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, चाहे KPO हमला हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कौंसलेट अपना अमेरिका का हो जी, कई बड़े ऐसे जो वाक़यात हो चुके हैं हमारे शहर कराची में, उसकी मिसाल। उसके बाद देखा जाए तो ख़ासतौर पर अफ़गानियों को यहाँ से वापस भेजने के हवाले से जो हमारे इदारे काम करें वो काफ़ी हद तक बेहतर है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अपनी बिल्डिंग में रहता हूँ जौहर स्क्वायर में, उसके 3रे फ्लोर पर एक अफ़गानी ख़ानदान रहता था। वो पढ़े लिखे थे, कारोबार लोग थे, लेकिन 3 से 4 दिन पहले पुलिस ने कार्रवाई की। वो पुलिस शारा फैसल थाने की थी। कम से कम 8 से 10 मोबाइल आई, रात को आई, उनको घर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो घर नहीं खोला, कुंडी बजाई या घंटी बजाई, नहीं खोला। उसके बाद में जो मालिक मकान खातून थी उसको पुलिस लेकर आई, तो मालिक मकान खातून ने उनको घर से बाहर निकाला। उनको पुलिस ने बाइज्जत कहा आप यहाँ नहीं रह सकते, आप गैर कानूनी चले जाएँ, लेकिन उन्होंने ज़िद किया नहीं हम यहाँ रहेंगे। लेकिन अहले इलाके जो इंसानियत के नाते पर उन्होंने कहा इनको 5 रोज़ तक की मोहलत दे दो ताकि इनका अपना ये सेटअप बना रहे, क्योंकि घर में सामान भी था, फ्रिज थे, AC लगे हुए थे, अलमारियाँ थी, बर्तन थे, सब कुछ था। लेकिन क्योंकि ज़रा मेज़बान तो मेहमान ही होता, उसको जाना होता। लेकिन उसके बावजूद जो खातून थी अफगानी, उन्होंने उर्दू ज़बान में कहा हमें 5 दिन नहीं 3 दिन मोहलत दे दें। लेकिन पुलिस ने कहा 1 घंटा मोहलत नहीं देंगे, आपको यहाँ से अभी घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जो मरहला गुजरा इंतहाई अफसोसनाक था। वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो सामान जो घर में था, जो अहले इलाके वालों ने ख़रीदा, कसम खुदा की जो फ्रिज था कम से कम 1,70,000 का था, मेरा जो अंदाज़ा वो था। लेकिन उन्होंने बेचा कितने का? 30,000 रुपये का। इस तरह घर का सामान सस्ते दाम बेचा। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि जिम्मेदारी बंदी हुकूमत का फैसला था। जो मालिक मकान था, हमारे जो मालिक मकान है जिन्होंने किराए पर घर दिए, उनको सोचना चाहिए जब हुकूमत फैसला कर चुकी है इनको वापस जाना है, तो उनको उनकी जिम्मेदारी बनी, जब मालिक मेरा है, मकान मेरा है, मैं इसको बाइज्जत तरीके से इनको रवाना कर दूँ ताकि कल कोई इदारा कार्रवाई नहीं करे। इस तरह कराची शहर में इस वक्त गिला शिकवा ये है कि अफगानियों के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि हमारे पख्तून भाई शिकायत करें कि हमारे साथ ज्यादती है, हमारे अफगानी भाई के साथ ज्यादती है। चलो भाई, हुकूमत ने फैसला किया, उनको यहाँ लाया गया, उनको मेहमान के तौर तरसाया गया। लेकिन अब जो उनको वापस जाना है तो बाअखलाक तरीके से वो चले जाएँ। बेहतर यह है जब इदारे कार्रवाई करेंगे तो फिर उनको इंसानियत नज़र आ जाती है। लेकिन सोचना हमें कराची के शहरियों के जिन लोगों ने उनको घर दिए उनको निकाल दिया जाए, रवाना कर दिया बाइज्जत तरीके से। मेहमान को इज्जत से रवाना किया जाता है ना, इस तरह नहीं हमारे इदारे अगर कार्रवाई करें। इस तरह जो ट्रेड का मामला, ट्रेड को रोका गया। इस वक्त कहा जा रहा है कि एक तासुर आम दिया जाए, टमाटर 400 रुपये किलो क्यों हो गए भाई? अफगानिस्तान से आते थे भाई। जब हमारे मुल्क में सब कुछ पैदावारी चीज़ें मौजूद हैं तो हम उनको डेवलप करने की कोशिश करें, हम उनको बेहतर करने की कोशिश करें, तब तक किसी का सहारा बनेगा या किसी को सहारा बनाया जाएगा। इसलिए हुकूमत के इक़दाम तो अच्छे हैं, लेकिन इसको बाअखलाक तरीके से हमारी समाजी जिम्मेदारी बनती है, हम भी उस पर हाथ फैलाएं, उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें ताकि जो हुकूमत का फैसला उस पर अमल दरामद ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए। लेकिन सोचना सबको होगा, एक इदारे की जिम्मेदारी
नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, रेंजर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम जो शहरी हैं इनको सोचना होगा, हमें जो हमारे जो कारोबारी शख्सियात है उनको भी सोचना होगा इनमें बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है, उसके लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये इसमें ना एक दूसरा पहलू भी है। सही, आपने देखा होगा कि एक अफगान बस्ती आबाद थी। अच्छा, हम भी से जब हमने होश संभाला तो सही से तो हमें पता चला कि अफगान कूची कैंप है और अफगान बस्ती है, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, और ये भी सुना कि वहाँ पर हर किस्म की मनशियात आसानी से मिल जाती है और वहाँ वो पुलिस के लिए नो गो एरिया है। शायद आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत सुना। फिर हम खौफ की वजह से हम वहाँ जाते नहीं थे। पुलिस पर हमले हुए। अच्छा, आज 10वां रोज है, वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, यही अफगान महाजरीन जिनको कहा जा रहा है, ठीक है। अब जो इसके मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर स्टेट हैं फारूक बुक्टी जी, ठीक है, दोस्त हैं मेरे, तो उनसे मेरी वैसी बात हो रही थी, खैर कवरेज अपनी जगह पर ठहरी। हाँ। तो उन्होंने बताया था कि भाई 1984 से कंप्लेन लगी हुई है कि ये 214 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हुआ है हमारी। अच्छा, ठीक है, हाँ, मतलब सरकारी लैंड पर कब्जा हुआ है और ये कंप्लेंट्स हम हर साल 6 महीने में रिमाइंडर भेजते हमें बरसों गुजर गए। ओह गॉड, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इतने अरसे में क्या इस शहर में या इस मुल्क में कोई ये देखने वाला नहीं था कि भाई 214 एकड़ की लैंड के ऊपर कब्जा हुआ है, कब्जा होने के बाद वो नोगो एरिया बन चुका है, वहाँ दुनिया जहाँ का जो क्राइम है वहाँ हो रहा है और वहाँ की पुलिस क्या, कहीं की भी पुलिस वहाँ जाने से कतराती थी हमेशा। ठीक है ना, रियासत रिट नहीं थी। ठीक है, रियासत की रेटिंग नहीं थी। तो जहां हम ये देख रहे हैं कि भाई एक फैमिली है, उसको हम इज्जत से और मेहमान नवाजी के साथ भेजें, तो वहाँ हमें ये भी देखना है कि वही लोग हैं इन्हीं में शामिल। हम सबको नहीं कह रहे, 5 उंगलियां कहीं भी बराबर नहीं होती, बिल्कुल, हाँ। लेकिन हमने ये देखा कि सुपर हाईवे पर और अतराफ के जितने भी इलाके हैं, नॉर्दर्न बाईपास के इलाके हैं, वहाँ जब डकैती की वारदातें हुई उसमें सामने यही आया कि 2 अफगान लड़के, 4 अफगान लड़के और इतने सफाक कि वो बिल्कुल गोली मारने में आसरा नहीं करते। भाई इस तरह की वाक़यात भाई हमारी सबसे बड़ी एशिया की मवेशी मंडी वहीं इनकी वजह से मुतासर हुई। बिल्कुल सही कह, लोग डरते थे, हाँ, मवेशी खरीदने के लोग डरते थे, मतलब। लेकिन अभी आप क्या समझते हैं? अच्छा, उसके अलावा सोराब गोट हमारे लारी अड्डा जो बसों का अड्डा है, सबसे बड़ा पूरे मुल्क के बसें यहाँ खड़ी हुई है। यहाँ पर सूरत ये है कि बसों के मालिकान कहते हैं कि हमें जो मुसाफिर बस से उतरता है उससे डकैती होती है, कौन सारे अफगान है। यहाँ पर कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं है, सिंधी नहीं है, बलोच नहीं है, कोई भी नहीं, पख्तून नहीं है, लेकिन अफगानी मशहूर थे। एक बस का मालिक है, मेरा दोस्त है सादिक कारी सर, वो कहता है MBS बस सर्विस कंपनी है, वो कहता है बसें यहाँ खड़ी करते हैं, लेकिन हम जो कैश है जी, वो हम बैंक तक पहुँचाने के लिए हम बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी, कैसे बैंक तक पहुँची ताकि कैश हमारा जमा हो जाए। सूरत ये है, सोराब गोट का इलाका हो गया, ये मुबैना टाउन थाना का इलाका हो गया, या सचल गोट हो गया, ये इस तरफ ये इलाके लोग आते, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ आते कराची में, रूट यही है, ये मोटरवे। लेकिन सूरत ये है कि यहाँ पर पुलिस की रेट नहीं हुआ करती थी, सूरत अजीब गरीब थी। लेकिन इस वक्त भी ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अफगानियों को बाहर भेजने के हवाले से जो सूरत है वो जाने को तैयार नहीं है। जब जाने को तैयार नहीं है तो इसके लिए हमारी हुकूमत को सोचना होगा किस तरह प्लानिंग की जाए, किस तरह जो मेहमान आए थे, जो हमारे दुश्मन बन के घर के अंदर आए थे, वो कहते हैं ना, आई थी, सिंधी में कहते हैं आई थी माचिस लेने के लिए घर की मालिक बन गई। तो सूरत ये आए थे, माचिस लेने के लिए घर के मालिक बन के बैठ गए। अच्छा, मजे की बात है, उन्होंने अपने घर, जो मैंने स्टोरी देखी थी उसामा की, उसमें एक घर बना हुआ था, वो अफगान स्टाइल के साथ घर बना हुआ था, लेकिन जमीन हमारी सरकार की, कब्जा किया, कब्जा करके कब्जे के बाद जो उन्होंने घर जो बनाया एक अफगानी स्टाइल में, उन्होंने अपना अफगानिस्तान यहाँ बना दिया कराची में। सूरत ये है उस अफगानिस्तान। और फिर वो आपने देखा होगा जब वो खाली किए उन्होंने वो बस्तियां, तो वो तोड़ के भी प्रॉपर जो है वो गए, वो वाली बस्ती नहीं। अच्छा, फिर एक माफिया जगह है। अच्छा, उसके बाद हमारे लैंड ग्रैबर भी वही ना बोला, अच्छा खाली हो गई है, हम है ना, तो वो भी फौरन पहुंच गए, वो भी फौरन से। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, लोगों से पैसे लिए, माफियाज आएगी, लोगों से पैसे बेच भी दिया। अच्छा, कुछ वकला हमारे जो है, वकला ने लिख दिया एडुकेट फलाने का घर है। भाई घर था अफगानी होगा तो एडुकेट कहाँ से आ गया? तो इसलिए कि माफियाज मुतरक होगी। उसके बाद में रियासत ने आकर एक्शन लिया, DIG जो थे अपना इरफान बलोच साहब, उन्होंने खत लिखा एडिशनल IG को, भाई यहाँ पर सूरत ये हो रही है। लेकिन उनको जो मेहमान हमारे थे उनको भगाने के साथ साथ हमारे जो मेजबान थे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। भाई अच्छा, इसमें DIG इरफान बलोच का बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मामले में। अगर यकीन करें कि वो बंदा लेटर नहीं लिखता ना, तो ना ये खबर मीडिया पर आती, अच्छा ना मीडिया पर आती, ना ऑपरेशन कहीं शुरू होता।
महाराज, उसने सबसे पहला मेरा काम ये बड़ी किया, उसने कशीदी जब होती। सर्वे कर लिया ना कि भाई 3000 मकानात थे 214 एकड़ पे, उनमें से 1400 हम खाली करा चुके हैं, बाकी 1500-1600 मकान है, उसमें अभी लोग रह रहे हैं जिनके पास अभी महीने का टाइम है, किसी के पास 20 दिन का टाइम है, किसी के पास। तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि एक ही रात में वहाँ पर इतने सारे लोग, मैं किसी एक मतलब खास लोगों का नाम नहीं लूंगा, वो अचानक पहुंचे, वहाँ मेला सा लग गया ना एकदम। वहाँ का जिस पट्टी पर हू का आलम होता था, वहाँ लोग जाने से कतराते थे। वहाँ के चाय के होटल सारे आबाद, अच्छा, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां खड़ी हुई है, एक रश चल रहा है, क्या हुआ भाई, मेला सा लगा हुआ है। भाई तो फिर पता चला कि कब्जा हो गया। सभा मैं कहता हूँ, मेरा उमरकोट से लोग यहाँ पहुंच गए, थरपर करके लोग यहाँ पहुंच गए, भाई यहाँ आबाद करो। अच्छा, क्योंकि मैसेज ये चल गया था अच्छा कि भाई अफगान तो जा रहे हैं वापस और फ्री में जमीन मिल रही है, आ जाओ। नहीं मेरा तो बस इसको लसानी रंग देने की कोशिश की गई। अगर मैं कह रहा हूँ इरफान बलोच खतरा लिखता तो लसानियत की बुनियाद पर यहाँ लोग लड़ते आपस में, बिल्कुल ऐसी कौन होता, लोग मरते, यहाँ से लाशें मिलती। सूरत हाल ये थी। अच्छा भाई क्यों यहाँ पर सूरत हाल ये, भाई ये उर्दू स्पीकिंग है, ये सिंधी है, ये बलोच है, पख्तून है, उसको तासुर देने की कोशिश की गई, लेकिन इरफान बलोच खतरा का, उसके बाद में इस पर अमल दरामद हुआ और कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद ऑपरेशन हुआ, इस वक्त ऑपरेशन जारी है। चलिए जी, इस वक्त ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, बहुत शुक्रिया महाराज भाई हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि शाज़ेब भाई ने अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेना है, फिर हम आपको बताएंगे कि आप यूरोप कैसे जा सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब हम शेयर करेंगे ऐसी चीज़ें, ऐसी रेमेडीज़ जो आपके लिए घर में काम आए, और स्पेशली सैटरडे ना, तो सैटरडे जहाँ पर घूमने फिरने का दिन होता है, सेलिब्रेट करने का दिन होता है, एंजॉय करने का दिन होता है ना, वहीं पर सफाई का दिन भी होता है। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो सैटरडे के दिन सफाई करना शुरू कर देती हैं कि जी ठीक है, सैटरडे की शाम तक घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये वो सफाई नहीं होती कि जी ऊपर से चादरें साफ़ कर दी या बेडशीट बदल दी, ये सफाई होती है अंदरूनी, कि बेडशीट के नीचे से जो है वो भी सफाई करवा लें। अगर मेड आई है तो सुबह सुबह जो है इससे सारे काम करवा लें, पंखे शंखे सब कुछ झड़वा लें। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, वो होती है लाल बेग है या फिर चूहे हैं। चूहों की बात कर लेते हैं। लाल बेग की रेमेडी हम आपके साथ में शेयर कर चुके हैं। तो अगर आपके घर में चूहों ने डेरे डाल लिए हैं और वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और लोग चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये रेमेडी जो है वो ज़रूर आपने अप्लाई करनी है। और ये रेमेडी कुछ इस तरह से है कि अगर घर में चूहे डेरे डाल बैठे हैं तो ये घरेलू टोटका आपने ज़रूर आजमाना है। पुदीने का तेल लेना है आपने, और फिर आपने क्या करना है कि पुदीने का तेल क्यों लेना है, इसलिए लेना है कि चूहे जो हैं वो इसकी जो खुशबू है उसको सख्त नापसंद करते हैं। पुदीने का तेल ले लें, चूहों को इसकी खुशबू सख्त नापसंद है। एक स्प्रे बॉटल में पानी डालें और उसमें 10 से 15 कतरे पुदीने के तेल के शामिल कर लें। अब जहाँ जहाँ चूहे आते हैं, जहाँ जहाँ चूहों ने अपना घर बनाया हुआ है, जैसे किचन के कोने में हैं, अलमारियों के पीछे हैं, फ्रिज के नीचे हैं, वहाँ पर आप ये सब जगह पर स्प्रे कर लें। बस फिर देखें चूहे इस खुशबू से तंग आकर खुद ही भाग जाएंगे, क्योंकि उनको ना ये खुशबू पसंद नहीं है पुदीने के तेल की। तो आपने क्या करना है, आज जब सफाई कर लें, जो लोग आज सफाई कर रहे हैं घर की, और नहीं भी कर रहे हैं अगर, तो वो बेड के नीचे, फ्रिज के पीछे, इन तमाम तर जगहों पर जो है वो पुदीने के तेल का जो है वो छिड़काव कर लें पानी में डाल के। तो ये जो चूहे हैं ये भाग जाएंगे। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम इलायची की। इलायची जो है उसका जो एक टेस्ट है, या उसका जो कहना चाहिए ना कि एक किसी भी खाने के साथ रखा होना, वो एक बड़ा प्लेजेंट फील होता है। तो इलायची को मसालों की मलका कहा जाता है, जो चाय, कहवे और मिठाइयों में खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, इलायची एक खुशबूदार मसाला है जो न सिर्फ खानों का जायका बढ़ाती है, बल्कि खाली पेट खाने से इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये आपको बदहज़मी और गैस से निजात देती है, मुंह के जरासीम ख़त्म करके बदबू दूर करती है, दिल को मजबूत और शरीयानों को साफ़ रखती है, इंसुलिन की कारकर्दगी बेहतर बनाती है, खुशबू दिमाग को पुरसुकून करती है और जिस्म से जहरीले मादे खारिज करती है। अच्छा जी, तो ये जो इलायची है इसके ये हैं फ़ायदे, इतने सारे हैं फ़ायदे। वेलकम बैक। और हम हमेशा वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से आपको बताते हैं कि आप कौन कौन से ममालिक का जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं
और किस तरह से आसान तरीक़ों से आप जो है वो ये साइट्स या कंसल्टेंट को पूछ सकते हैं कि भाई आप कैसे वीज़ा अप्लाई करें। तो आज हम बात करने लगे इटली के हवाले से। इटली का गैर यूरोपीय ममालिक के लिए 5 लाख वीज़े जारी करने का ऐलान किया गया है। इसकी ओवरऑल क्या है सारी खबर वो हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है अरसलान अली, गल्फ़ यूरोप कंसल्टेंसी से इनका ताल्लुक़ है, उनको शो में वेलकम करते हैं और उनसे ये भी जानेंगे कि भाई किस तरह वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है इटली का, यूरोप का, किस तरीके से आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, इटली जाने के लिए स्टूडेंट्स को स्पेशली जिनके पास कम पैसे हैं, रिसोर्सेज कम हैं, अवेयरनेस भी नहीं है, वो इटली का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैम सबसे पहले तो देखें कि रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो हर पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, उसको वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंटर होनी चाहिए, ठीक है, और इंटर के बाद आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आप अपने फाइल सबमिट करें और अपना वीज़ा ग्रांट करवाएं, चले जाएं। मैक्सिमम आपके पाकिस्तानी 60 से 70 हज़ार रुपये लगेंगे, जो कि सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस वगैरह आप दे के इटली स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं। ओके, यानी कि आप स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फिर भी लोगों के लिए इनिशियल बेस पर बताएं कि लोग इनिशियली कैसे अप्लाई करें स्टूडेंट वीज़े के लिए, वर्क वीज़ा के लिए। और अभी जो ब्रेक के लिंक में आप बात बता रहे थे ना, जब मैंने पूछा था कि भाई ये तरीका बताएं अरसलान भाई कि भाई आसान तरीके से कम पैसों में कैसे जाया जा सकता है, तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल देखें। पाकिस्तान में आपको पता है हर बंदा एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस नहीं करता। ज़्यादातर जो है ना अपने 10 पास हाई स्कूल करके ख़त्म कर देते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि वो वर्क वीज़े में मूव हो जाए। अभी इटली ने 5 लाख वीज़ों की अनाउंसमेंट की है। उन 5 लाख वीज़ों में से जो 2026 का कोटा है उसके मुताबिक 1,60,400 वीज़े इस साल देगी नॉन यूरोपियन ममालिक को। जैसे कि हम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जो बेसिक 4 ममालिक हैं जो कि अक्सर जो है ना यूरोप मूव होते हैं वर्क वीज़े पे लीगल तरीके से। तो इसके लिए फ़ायदा ये है पाकिस्तानियों के लिए कि वो अप्लाई करें, और बिल्कुल अगर आपके पास लीगल और वहाँ पर कोई कंपनी हो जो आपको स्पॉन्सर करे, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। बिल्कुल, आपको वो एम्प्लॉयर जिसको ज़रूरत है वो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देगा, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, फिर आपका प्रोसेस होगा, आपका वर्क परमिट जिसे कहते हैं। अच्छा, वैसे इटली जो है वो पाकिस्तानियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या जॉब के लिए कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है, मतलब यानी सहूलतें हैं बिल्कुल। आपको अगर आप लीगल वहाँ पर अपने टैक्सेस पे करते हैं और एक उनकी कंट्री के रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो आपको 3 साल में पीआर भी मिल जाती है। अच्छा जी, पीआर मिलने के बाद आप अपने उनकी लैंग्वेज का एक कोर्स होता है जो कि 65% आपको सीखनी होती है। अच्छा, 65% आपने लैंग्वेज सीख ली तो आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा जी, सही। तो ये सबसे अच्छी इटली की बात है। इटली की बात है। अच्छा, तो ये जो लैंग्वेज वगैरह होती है, ये स्टूडेंट्स पहले से यहाँ से सीख के जा सकते हैं ताकि उनको आसानी हो जाए? वो पहले से ये चीज़ें करके अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहता? यहाँ से भी सीख के जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी सीख सकते हैं। असल में देखें, यहाँ पर तो क्लासेस लेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे दोस्त यार इटालियंस हों और उनसे मैं डेली बेसिस पे अपनी कन्वर्सेशंस करूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है यहाँ के कि मैं ट्यूशन लूँ किसी इटालियन यूनिवर्सिटी में या कहीं पे, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि मैं वहाँ जाके इटालियन ज़बान सीखूँ। डेली बेसिस की लाइफ के अंदर वो ज़बान ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं सीख पाऊँगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, जहाँ पर आप उस एटमॉस्फेयर में मौजूद हो जहाँ पे सब जो है वो इटालियन बोल रहे हो या सब जो है कोई और लैंग्वेज बोल रही है, इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश का भी यही है कि बेसिकली अगर आपको कितना भी पता हो या आती हो, आपके पास स्पीकिंग पावर हो, लेकिन जब कोई बोलने वाला नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर आपका वो जो फ्लो है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और जो आपकी वो है वो बिल्कुल लो हो जाती है। लो हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि और कौन कौन लोग इटली के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वहाँ पर? देखें, सबसे अच्छा जो है, आप एजुकेशन अगर आपकी है तो आप 1 या 2 ईयर के लिए, जैसे कि अभी इन्हें अपने अनाउंसमेंट की 88,000 जो इस साल की 88,000 जो वर्क परमिट मिलेंगे 1 या 2 ईयर वालों के लिए। अब जो आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है और जो एग्रीकल्चर का काम, सिंपल अल्फाजों में जो खेती बाड़ी का हमारे काम कर रहे हैं, जो किसान हैं या जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाए और वो अपनी जो है ना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्रीकल्चर का 9 मंथ का वीज़ा भी इटली ने जो है ना अनाउंसमेंट कर दिया, तो आप बगैर एजुकेशन के भी जा सकते हैं एग्रीकल्चर के वीज़े में।
और अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो पाकिस्तानी आप 4 से 5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं मंथली। अच्छा। बिल्कुल सही। और आपको वहाँ पर मेडिकल और आपको ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री मिलती है। मेडिकल और ट्रांसपोर्ट फ्री बिल्कुल फ्री मिलती है। वो आपका एम्प्लॉयर आपके टैक्स पे करता है, उस टैक्स की बुनियाद पे आपकी ये सब चीज़ें फ्री हो जाती हैं। अच्छा, अगर कोई फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, कुछ चाहता है कि भाई मैं फैमिली वीज़ा पे जाऊँ या फिर मैं अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाऊँ, उनके लिए क्या ऑप्शन है? फैमिली के लिए देखेंगे एक इमिग्रेशन प्रोग्राम अलग होता है। अच्छा। वो फिलहाल तो इन्हें ओपन नहीं किया अभी इमिग्रेशन प्रोग्राम ओपन नहीं है अभी। जो है जो बेसिक है इनके विजिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इनके 9 मंथ एग्रीकल्चर है, 1 ईयर 2 ईयर वर्क परमिट्स हैं। उसके बाद जो जैसे कि बुजुर्ग हो जाते हैं, जो ओल्ड एज हो जाते हैं, उनके लिए नैनीज होती हैं होम केयर के लिए, उनके वीज़ेस ओपन हैं। अच्छा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप पहले खुद मूव करें। आपकी जब पीआर बन जाए, ठीक है, वैसे तो आप टीआरसी पे भी, टेम्परेरी रेजिडेंसी पे भी बुला सकते हैं। सही। हाँ। लेकिन आपकी पीआर बन जाए तो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है। केस स्ट्रांग हो जाता है। सही। तो पीआर मिलने के बाद अपनी फैमिली को आप इजीली स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी जो है वो एज से अप्लाई करना चाहिए? 9th क्लास से अप्लाई करना चाहिए, 8th क्लास से अप्लाई करना चाहिए, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? तब किन के लिए आसानी है इटली के वीज़े के जो लिए? वर्क की तो आपको पता है कि ऑल ऑफ वर्ल्ड में वर्क की जो एज लिमिट है वो 18 साल है। अब 18 से ही आप जो है जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और उससे कम पे तो बहुत मुश्किल है। तो 18 साल के बाद ही अप्लाई करें, कोशिश करें मैट्रिक के बाद आप सर्च आउट कर लें। लेकिन इसकी जो 2026 की इमिग्रेशन ओपन हुई है, इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि आप अपने कज़न ब्रदर कोई भी इटली में मौजूद हैं, अच्छा, ठीक है, या पाकिस्तान में कोई ऐसी कंसिस्टेंसी सर्च करें जिनका वहाँ पर इटली में ऑफिस है, इटालियन ज़बान में काफ है जिनकी वहाँ पर मौजूद, अच्छा, ठीक है, दिक्रोतो फुलूसी जैसे कि बहुत सारी चल रही हैं, भाई टिकटॉक पे मैं भी एक्टिव हूँ, तो दिक्रोतो फुलूसी 2026 ये अप्लाई होगी सिर्फ इटली से। अच्छा। तो आप अपने कजन्स ब्रदर्स किसी को भी बोलें कि वो आपके लिए कंपनी सर्च करें और आपका दमादा कर दें, यानी कि आपकी फाइल सबमिट कर दें। फाइल सबमिट कर दें, ठीक। बस तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वो समझ ले कि 100% आपका वीज़ा है। अच्छा। हाँ, अब पाकिस्तान वहाँ से अगर आप बेसिकली वहीं से होगा। अच्छा। पाकिस्तान से कोई भी कंसिस्टेंसी, यानी आपके पास भी अगर कोई आएगा तो आप भी वहीं से किसी से करवा के बिल्कुल देंगे? अच्छा। हमारा मानतोवा में अपना ऑफिस भी है, हम लोग भी वहीं से करवाएंगे। ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि 2022-23 के अंदर ऐसा था, 2023 तक कि कोई भी जाके अपनी फाइल सबमिट कर सकता था। अच्छा। लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट ने कुछ इदारे सिलेक्ट किए हैं जिनके पास लाइसेंस है, वो ही सबकी फाइल सबमिट यानी कि इटालियन में दमादा कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, अगर कोई घूमने फिरने जाना चाहता है तो उसके लिए क्या है? बेसिक वो प्रोसेस कैसा है? आसान प्रोसेस है या क्या है? बिल्कुल, वो तो समझ ले कि आपका इस वर्क के बनिस्बत वो तो बहुत शॉर्टली है। अच्छा, उसके क्या, उसके लिए सिंपल आपके जो रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, आपकी जो गवर्नमेंट एंटी टैक्स रिटर्न, सोर्स ऑफ इनकम, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जितने पर्सन है उनकी फाइल रेडी करके उनकी एम्बेसी फीस सबमिट करके आप जमा करवा सकते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह आपको रिस्पांस भी आ जाता है विदिन 25 डेज के अंदर अंदर। अच्छा। आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। तो ये इसमें कितना खर्चा आता है? इसमें 80 यूरो जो है एम्बेसी फीस और VFX के थ्रू ये काम होता है। तो VFX वगैरह और ये सब डाल के तकरीबन 95 यूरोस के अंदर, यानी पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो 35-36 हज़ार रुपये के अंदर ही काम हो जाता है पर पर्सन। जी, ठीक, सही। और अगर बच्चे छोटे हैं, अगर बच्चों की एज 6 साल से कम है तो उनकी फीस भी नहीं लगती। अच्छा, यानी कि फैमिली, यानी कि विजिट वीज़ा इस तरह से पूरी फैमिली भी अप्लाई कर सकती है। सही। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है कि अगर लोग इस तरह से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, यानी फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है, उसने सोचा कि मैं चले इटली का विजिट करके आता हूँ और फिर मैं वहाँ का एनवायरनमेंट देख लेता हूँ कि हाँ, और फिर उसके बाद अगर ठीक लगता है तो फिर मैं जो है ना वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़े के लिए, तो उसका कितना टोटल खर्चा आ जाएगा? देखें, अब रिटर्न टिकट, एम्बेसी फीस, होटल बुकिंग और वहाँ के एक्सपेंसिव डाल के तकरीबन 4 लाख के अंदर इजीली 4 लाख के अंदर इजीली आप इटली घूम के आ सकते हैं। और कितने दिन का होगा वीज़ा? देखें, अक्सर जो कंट्रीज वीज़े इशू करती है वो 7 डेज के करती है। शॉर्ट टर्म जिसे कहते हैं हम लोग, जो विजिट कैटेगरी C कैटेगरी होती है वो 7 डेज के अंदर अंदर होती है कि आप 7 दिन के अंदर का स्टे होता है। आपको 7 दिन के अंदर अपना टूर्स कंप्लीट करना होता है। और जो बिजनेस विजिट होता है उसकी जो ड्यूरेशन 1 मंथ होती है, क्योंकि फिर वो लॉन्ग उसमें आ जाता है। सही।
तो ये यानी कि सबसे आसान जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि विज़िट वीज़ा। आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको पहले विज़िट वीज़ा पे जाना चाहिए या डायरेक्टली वो अप्लाई करें अपना वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा? देखिए, अगर तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा, देखिए यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ भी लेती हैं। हाँ। ठीक है, एडमिशन देने से पहले इंटरव्यूज़ लेती हैं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं, हाँ। तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है और इंग्लिश स्किल अच्छी नहीं है तो आप वर्क के लिए अप्लाई करें। और अगर आप फैमिली मेंबर हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मैं अपनी फैमिली के बगैर 2-3 साल कैसे इटली में गुजारूंगा, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना इमिग्रेशन प्लान करें। चलिए, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको हमारे शेफ़ से। अब्दुल्ला और शेफ़ साइमा हमें ज्वाइन करेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई दुनिया भर में वर्ल्ड पास्ता डे मनाया जा रहा है और ये जो दिन है ना, ये इतना मज़ेदार दिन है कि इस हवाले से हमने सोचा कि आज शेफ़ साइमा को बुलाते हैं और उनसे थोड़ी सी पास्ता के बारे में पूछ भी लेंगे, हिस्ट्री वगैरह भी, और ये भी पूछ लेंगे कि पास्ता की रेसिपी क्या है। तो वेलकम करते हैं साइमा को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप साइमा? ठीक ठाक है? बड़ी प्यारी लग रही हैं आज आप। अच्छा, ये बताएं कि जो पास्ता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसका बैकग्राउंड, ये कैसे मतलब बनता है और मतलब कब से आप ये बना रही हैं, या आपको इसके बारे में क्या मालूमात है कि इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड क्या है? जी सबब वैसे पास्ता की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये दरियाफ्त है इटली की। ओके, ठीक है, क्योंकि इटालियंस ने ही इनको आइकॉनिक बनाया इस डिश को ओवरऑल, और अब पूरे वर्ल्ड में ये पास्ता पॉपुलर है अपने अपने लोकल फ्लेवर्स के साथ। ओके, ठीक है ना, यानी हर कंट्री ने, हर क्यूजीन ने अपने लोकल फ्लेवर्स के साथ इसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इटली का जो पास्ता है ख़ास, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा। और बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे क्यूजीन में कोशिश की जाती है इसको कि इटालियन टच के साथ ही बनाया जाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत चंद गिने चुने रेस्टोरेंट्स हैं जो ख़ास इटालियन फ्लेवर के साथ इस पास्ता को बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो मैं ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पे कि पास्ता एज सच खुद कोई डिश नहीं है। अच्छा, ठीक है। पास्ता जो है वो एक कैटेगरी का नाम है, सही, जिसमें डिफरेंट साइजेस और शेप्स के पास्ता आते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे आपको पता होगा स्पेगेटी, ठीक है, आपको नूडल्स पता होगा। हाँ, बिल्कुल। तो नूडल्स, स्पेगेटी, ये टाइप ऑफ पास्ता है, यानी इनकी शेप्स डिफरेंट हो गई। अभी जो मैं आज जैसे सामने रखा हुआ है, आपने ये शेप देख रही हैं, इसको कहते हैं पेनी पास्ता। पेनी पास्ता, ठीक है, पेनी पास्ता हो गया। ठीक है, क्यों है ये पास्ता ही, मगर इसका शेप डिफरेंट है और उस शेप को हम कह रहे हैं पेनी। ठीक है। नूडल्स जो है थोड़ी सी थिक और लंबी होती है, पतली पतली। अच्छा, इसी तरीके से जो स्पेगेटी है वो इटालियन वर्ड है, और स्पेगेटी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मायने है स्ट्रिंग्स, यानी पतले पतले धागे। तो अब अगर आप इसको रिलेट करें स्पेगेटी को स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग की शेप का ही होता है ना स्पेगेटी। अच्छा, इसी तरीके से डिफरेंट पास्तास के नाम अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ शेप वाइज, तो एक होता है फेटोचीनी पास्ता। सही। अच्छा, फेटोचीनी पास्ता जो होता है वो रिबन की तरह होता है, जैसे रिबन फ्लैट होता है, पतला बारीक होता है, उसी तरीके से फेटोचीनी पास्ता होता है। ठीक है, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है लिंग्विनी। अच्छा, लिंग्विनी पास्ता जो है वो होता है थोड़ा सा मोटा नूडल, मोटा होगा और ज़रा सा ना फ्लैट भी होता है, मगर होता स्पेगेटी की तरह ही है। सही। तो इस तरीके के कई पास्तास जो हमारी नॉलेज में हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। अच्छा। लेकिन आई थिंक ओवर 300 पास्तास की शेप इस वक्त पूरी दुनिया में अवेलेबल है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है कि 300 जी, मोर देन 300 जी। अच्छा जी, और साइमा आपने उसमें से कितने बना लिए हुए? सबा, हम लोग तो आपको पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए जी मैं काफ़ी फ्लेवर्स पे काम करती हूँ। पास्ता एक बहुत कंफर्ट फूड है। सही। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स में ये बहुत महंगी डिश है। ठीक है, और लोगों को घरों में बनाना मुश्किल लगता है क्योंकि इसकी थोड़ी सी हैंडलिंग डिफ़िकल्ट होती है। बट मुझे लगता है कि पास्ता अगर एक तरफ से देखा जाए जितनी कंफर्ट फूड है वो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि
इसको आप ना डिफरेंट सॉसेस के साथ मिक्स करके अगर घर में बनाएं हाँ, तो ये बहुत फ्लेवरफुल लगता है। यानी ये हर चीज़ के साथ ना कहना चाहिए मिक्स हो जाता है और उसके साथ एक नया फ्लेवर बन जाता है। अच्छा, मैं काफ़ी सारे टाइप के पास्तास बनाती हूँ। मैं इटालियन पास्ता पे ज़्यादा काम करती हूँ, देसी पास्तास पे थोड़ा कम काम करती हूँ। हाँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी पास्ता बनाऊँ उसकी सारी चीज़ें यानी तमाम सॉसेस फ्रॉम स्क्रैच घर पे ही बने। अच्छा, कि फ्लेवर देंगी आपको। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो मैं बहुत सारे जो बना लेती हूँ वो है फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता होता है। मुझे मेरा फेवरेट है वो। जी सब मैं आपको अल्फ्रेडो का भी थोड़ा सा यहाँ बताती चलूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हम कहते हैं फेटोचीनी अल्फ्रेडो, कहीं पे भी जाके आपने ऑर्डर दिया तो अल्फ्रेडो एक सॉस है। ठीक है, वो बहुत रिच क्रीमी बटरी सॉस होती है। अच्छा, अल्फ्रेडो जो कि वाइट सॉस होती है। ठीक है, और ये सॉस एक्चुअली रोम में कोई शेफ हुआ करते थे जिनका नाम अल्फ्रेडो था, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। उनके नाम पे जाहिर बात है उन्होंने ये सॉस बनाई होगी, तो उनके नाम पे ये सॉस रख दी गई। तो ये कोई डिश का नाम नहीं है। आप जाएंगी, आप बोलेंगी फेटोचीनी क्या हो गया, मैंने अभी बताया एक पास्ता की शेप है। भाई मुझे इस शेप का पास्ता चाहिए और उसमें सॉस कौन सी चाहिए, अल्फ्रेडो। और अल्फ्रेडो हमने किस पर नाम रखा हुआ था, सॉस जो है ना, सॉस पर। ठीक है, तो फेटोचीनी अल्फ्रेडो यहाँ पाकिस्तान में बहुत आराम से मिल जाता है। फिर आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है चिली ऑयल पीनट सॉस के साथ। जी, रामेन जो नूडल्स हैं उसको भी मिक्स करके खा रहे हैं, आपको भी पता होगा। और जो हमारा लजानिया है, ठीक है, वो भी एक पास्ता ही की फॉर्म है। ठीक है, और पेनी पास्ता आज मैं ये बना के लेकर आई हूँ। पेनी पास्ता की जो रेसिपी है वो साइमा से जो है वो हम पूछते हैं, साइमा ये जो आप पास्ता बना के लेके आएंगे पेनी पास्ता, इसकी रेसिपी जो है वो पूछते चले, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो आपने कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं, फिर पेनी पास्ता की होगी रेसिपी। वेलकम बैक टू वर्ल्ड पास्ता डे पर आज साइमा हमारे लिए बना के लेके आई हैं पेनी पास्ता। इसकी प्लीज़ रेसिपी बताइए। जी, इसका नाम है स्पाइसी चिकन पेनी पास्ता और मैंने ये कोशिश की है कि जो लोग घर पे नहीं बना सकते वो इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी मतलब चीज़ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे 2 कप पेनी पास्ता ले लिया था, उसको उबाल लिया था। 2 कप ये पेनी पास्ता है। आप चाहें तो आप किसी भी शेप का पेनी पास्ता ले सकते हैं, वरना आप किसी भी नूडल्स में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है। और मैंने लिया था 400 ग्राम चिकन का कीमा, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने ये किया कि थोड़ा सा पैन में 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया। उस ऑयल में मैंने 2 टीस्पून जो है वो गार्लिक क्रश हुआ हुआ डाल दिया। सही। ठीक है। जब गार्लिक का एक फ्रेग्रेंस आने लग गया तो फिर मैंने 1 अनियन, एक छोटी प्याज लेके चॉप करके रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी और उसको स्टर फ्राई किया हल्का सा। जैसे ही गार्लिक और जो अनियन है वो ट्रांसलूसेंट हुआ, उसका कलर चेंज हो गया, तो मैंने कीमा जो लिया हुआ था 400 ग्राम वो इसमें डाला। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम तेज़ आंच पे करेंगे। तेज़ आंच पे, ठीक है। सही। यूजुअली शेफ्स कहते हैं कि हल्की आंच पे नहीं, अभी नहीं, अभी हम आगे जाकर इसको बताएंगे। इसकी सॉस के लिए हमने स्लो फ्लेम पे करना है। ठीक है, आपने तेज़ आंच पे इसको डाल दिया कीमे को। अच्छा, तेज़ आंच पे डालने का मकसद ये है कि कीमे के जो जूसेस हैं ना वो उसी में इंटैक्ट हो जाए। अगर आप हल्की आंच पे डालेंगी तो पानी छोड़ देगा कीमा भी, और जितना प्याज वगैरह आपने जल्दी इंटैक्ट होके वो आपस में वो लॉक हो जाते हैं जूसेस उसी वक्त। अब आपने बेशक मीडियम आंच कर ली है और आपने थोड़ी देर वेट करना है कि कीमे का जो कलर है वो चेंज हो जाए। अच्छा। थोड़ा सा सफ़ेदी की तरफ आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही सफ़ेदी की तरफ आया तो अब आपने चम्मच चलाना है, इससे पहले आपने कोई चम्मच नहीं चलाना। ठीक है, चम्मच चला के आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया। अब आपने रेगुलर स्पाइसेस जो घर में आपके पास अवेलेबल हैं, मैंने इसमें जो है 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली डाली थी, 1/4 क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च डाली है, नमक हस्बे जायका डाल दें, 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला। ठीक है। सही। और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने पेपरिका पाउडर यूज़ किया फॉर कलर।
Okay. अच्छा, अगर आप लोगों के पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ठीक है, वरना आप इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें, पिसी लाल मिर्च। हमने क्रश रेड चिली भी ऐड करनी है और पिसी लाल मिर्च भी ऐड करनी है इसमें, ठीक है। और फिर हमने जो है कीमे को चलाते रहना है थोड़ा सा। फिर साथ ही आप लोग इसमें 3 टमाटर, जो कि टमाटर आजकल बड़ा महंगा हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा भाई महंगा हुआ था अभी, लेकिन फिर भी कुछ कदरे कम हुआ है, लेकिन बहुत महंगा जी हुआ। हाँ। 3 टमाटर ब्लेंड करके रख लें साथ ही, और वो आपने इस कीमे में ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करके अब हमने इसमें काम ये करना है सबा कि हल्की आंच कर देनी है, ठीक। और अब वो इस टाइम सॉस आगे को, जब हाँ, स्लो जी, फ्लेम इस सॉस को थोड़ा सा पकने देना है ताकि ये रिड्यूस हो जाए, ठीक है। यानी कीमा, टमाटर, हर चीज़ अब एक साथ आ गई, और थोड़ा सा शोरबे वाला स्टाइल हो जाएगा ना, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे कर देना है। अच्छा, एक बहुत अहम बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये पास्ता बॉईल किया था तो पास्ता बॉईल करते वक्त मैंने 1/4 कप पास्ता वाटर रिजर्व कर लिया था। ओके, ठीक है। अब वो क्यों रिजर्व किया वो हम आगे बता देते हैं। अच्छा, अबाउट 5 to 7 मिनट्स में आप जब ढक्कन हटा के देखेंगी तो सॉस एक्चुअली रिड्यूस हो चुका होगा, ठीक है, और हल्की सी ग्रेवी वाली कंसिस्टेंसी होगी। तो अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें, आपको लग रहा है कि मेरा सॉस ज़रा गाढ़ा है और जैसे ही हम इसमें पास्ता मिक्स करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, हाँ। तो आपने थोड़ा सा पास्ता वाटर भी ऐड कर देना। अच्छा, उसी में पास्ता वाटर भी सेम सॉस में हमने पास्ता वाटर ऐड किया, उससे पास्ता के सारे फ्लेवर्स जो हमने बॉईल किए हुए थे वो इस सॉस में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि मिक्स्ड हर्ब्स जैसे ऑरेगनो, थाइम होता है, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप वो डालें, लेकिन जिनके पास नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डालेंगे फ्लेवर पे फिर असर तो नहीं आएगा? वो नहीं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जी। आप आज टेस्ट कीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा। थोड़ा सा डालना है, 1/2 टीस्पून के बराबर। अभी तक हम सिर्फ सॉस पे काम कर रहे हैं, मीट सॉस बन रही है हमारी। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपको वही नज़र आ जाएगा कि अब मीट सॉस हमारी रेडी है, तो आपने जो बॉइल्ड पास्ता है वो इसमें मिक्स करना है, और जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है अपनी पसंद की, ज़्यादातर इसमें शिमला मिर्च जाती है, और ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है तो मशरूम्स लगता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप इसमें चॉप करके ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपने पास्ता ऐड किया, आपने ऊपर से वेजिटेबल्स जो कट की हुई थी वो डाल दी अपनी मर्ज़ी की, और आपने जो है वो चूल्हे को बंद कर दिया, ठीक है, और मिक्स किया सारा कुछ एक साथ। अच्छा, और जो आखिर जो गेम चेंजर है वो आपने ये करना है कि 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम, कोई सी भी क्रीम, कोई क्रीम या क्रीम चीज़ डालनी है, 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मिक्स कर दें। अच्छा, अब वो क्रीम चीज़ क्या करेगी या क्रीम क्या करेगा, इसका फ्लेवर हमने थोड़ा देसी दिया है, ठीक है ना। तो जो वो स्पाइस का लेवल है, स्पाइस के लिहाज से, हाँ जी, तो वो उसको बिल्कुल मिक्स होके ना थोड़ा सा माइल्ड टोन की तरफ ले जाएगा। सेकेंडली ये होगा कि इस पास्ता में क्रीमीनेस आ जाएगी, रिचनेस आ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें क्रीम मिक्स की हुई है। या जैसे बहुत सारे लोग वाइट सॉस बनाते हैं तो उसका ही टच आ जाएगा इसमें। अच्छा, वाइट सॉस, लेकिन अब आपको ये कहीं से वाइट नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आएगा, हाँ, सही, लेकिन उसमें मर्ज हो गया, सारे फ्लेवर्स अंदर आ गए, और ये देसी के साथ साथ आपका एक कह लें फ्यूजन पास्ता रेडी हो जाएगा घर के लिए। तो ये बहुत कंफर्ट फूड है, मेरा ख्याल है जो बिजी वीक नाइट डिनर्स होते हैं उसके लिए, जो खवातीन बहुत बिजी होती हैं, काम करना चाहती हैं। कितनी देर में टोटल? 30 मिनट्स। वाओ जी, 30 मिनट्स में यानी आपने देखें सबा, एक तरफ आप अपनी सॉस रेडी कर रही हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा कटिंग का भी काम नहीं है, सही है। साथ आपने पास्ता बॉईल करने रख दिया, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है, तो 30 to 35 मिनट्स ये डन हो जाना चाहिए। जो लोग रेगुलर कुकिंग करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ और छोटी मैंने सर्विंग बनानी है, तो ये मेरा पास्ता 30 मिनट्स में रेडी हो गया। अच्छा, सारा कुछ ये आप ये देख रही हैं, और लोगों की से 2 से 3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। चलिए जी, ज़बरदस्त 30 मिनट्स में जो है वो पास्ता रेडी हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी शेफ़ साइमा ने हमारे साथ में शेयर की, तो आपने भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और हमें ज़रूर बताना है कि इसकी जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी और कितना मज़ेदार आपका ये पास्ता बना है। बहुत शुक्रिया साइमा, आप हमारे शो पर आई। तो जनाब, आज का शो कैसा लगा ये बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। शो का टाइम एंड अप हो गया, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी@10।